Jai Hind Defense Aspirants, I am Aditya Dubey and I welcome you all to the session of Antonyms exercise powered by Centurion Education Private Limited. This session is just based on NDA examination 2016 first paper I have taken. इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, उनका जो एनालिसिस है ये आपको रेडी करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चंस फ्रेम करने का जो सीन है वो कैसा है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं और आप अपने आंसर्स भी, थॉट प्रोसेस आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए और आप आंसर्स को जनरेट करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ही हैंडल्ड द मशीन with deft fingers. He handled the machine with deft fingers. उसने मशीन को चतुर फिंगर से, क्विक फिंगर से हैंडल किया। आपका पहला ऑप्शन है डेलिकेट, राइट। ऑप्शन बी इज स्टर्डी and option C is quick and option D is clumsy. ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। He handled the machine with deft fingers. उसने मशीन को डेफ्ट फिंगर से हैंडल किया। डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट का मीनिंग क्या है? अगर आपको इसका मीनिंग आता है तो ऑब्वियसली ये जो गिवन ऑप्शंस हैं ये बहुत टफ नहीं है। डेफ्ट का मीनिंग होता है एप्ट, clever, you can say prudent, dexterous, so overall इसका मतलब है जो कुशल हो, जो चतुर हो, जो अपने कार्य को अच्छे से कर पाए, right, that is called deft, right, apt, in हिंदी we call it निपुण also, right, जो अपने काम में निपुण हो, कुशल हो, right. So he handled the machine with deft fingers. उसने निपुण हाथों से उस मशीन को हैंडल किया। अब निपुण हाथों से उस मशीन को हैंडल किया, यस। तो निपुणता मतलब जैसे एड्रॉइटनेस, राइट। एड्रॉइट भी एडजेक्टिव है जिसका नाउन है एड्रॉइटनेस। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लमजी, पहला ऑप्शन दिया हुआ डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, क्षण भंगुर हो, छूने से ही टूट जाए, डेलिकेट हो। जैसे कांच का सामान क्या होता है? डेलिकेट होता है, तो उसके लिए हम लोग डेलिकेट वर्ड यूज करते हैं। क्विक का मतलब तेज, स्टर्डी, हट्टा कट्टा। क्लमजी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लमजी का मतलब है जो बुद्धि में शार्प ना हो। क्लमजी का मतलब है भद्दा, राइट। सो दैट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। क्लमजी मीन्स awkward in movement in handling things, जो मूवमेंट में थोड़ा सा awkward हो, भद्दा हो, clumsy. Alright, so students, you must have understood that sometimes tough words are not there in the exam. एग्जाम में कई बार इजी वर्ड्स दिए जाते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव आपकी एनालिटिकल अप्रोच को देखना होता है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। I was deeply affected by his urbane behavior. I was deeply affected by his urbane behavior. मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित था उसके अर्बेन बिहेवियर से। अर्बेन और अर्बन, ध्यान दीजिए, अर्बेन और अर्बन में डिफरेंस है। अर्बन का मतलब है शहरी, जिसमें ई नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे शहरी का सेंस नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे अर्बेन का सेंस दिया जा रहा है। और देखिए जरा, आपके गलती को ध्यान में रखते हुए कि कई स्टूडेंट्स इसे अर्बन समझ लेंगे, शहरी का उल्टा देहाती, तो कुछ लोग इसका एंटोनिम रूरल लगा देंगे। इसका अंदाजा यूपीएससी को है, इसलिए वो इस क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बना रहे हैं, जिससे कि आपकी एनालिसिस को हम अच्छे से चेक कर पाएं। तो पहला ऑप्शन था रूरल। आप बताइए क्या रूरल आपको लगाना है? नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है अर्बन मींस शहरी, ये वर्ड अर्बेन है,
ई लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी इज इरेशनल एंड ऑप्शन डी इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है जिसे फर्क ही ना पड़े, जिसे कोई फर्क ना पड़े, दैट इज इनडिफरेंट, राइट। सो इट वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। उसके अर्बन बिहेवियर से मैं बहुत ही ज्यादा गहराई से मैं अफेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया। तो अर्बन का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। रूरल क्या हो सकता है, नहीं। इरेशनल हो सकता है, नहीं। ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। इनडिफरेंट माने जिसे कोई फर्क ही ना पड़े, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन क्या है, रूड। रूड का मतलब है जो असभ्य हो, और अर्बन का मतलब है जो कर्टियस हो, जो बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, जिसके अंदर विनम्रता हो, राइट। सो अर्बन दैट इज पोलाइट, हम्बल, courteous, that is the meaning of अर्बन, राइट। तो ये हुआ। अब इसके बाद है his timidity proved costly, उसकी कायरता बहुत महंगी पड़ी। his timidity proved costly, ये सेंटेंस दिया हुआ है। टिमिडिटी, जब तक मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं आप बताइए टिमिडिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ टिमिडिटी? नाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? आपको ये फाइंड आउट करना है। टिमिडिटी, क्वेश्चन इज हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली, उसकी कायरता बहुत ही महंगी पड़ी। तो टिमिडिटी को मैंने पूछा था आपसे कि आपको गेस करना है। गेस नहीं, मतलब सिग्निफिकेंस तो एकदम श्योर शॉर्ट होना चाहिए। तो यहां पे टिमिडिटी जो वर्ड है ये नाउन है और इसका मतलब है डरपोकपना, राइट। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा टिमिड, राइट। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो पहला ऑप्शन है एरोगेंस। एरोगेंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव है एरोगेंट, एरोगेंस, राइट। एरोगेंस। एंड अगला ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज बोल्डनेस। ऑप्शन सी इज स्किलफुलनेस। Skillfulness. Option D. Option D is cunning. Now you see, arrogance is noun जिसका मतलब है घमंड, right, दम्भ, and arrogance का जो adjective है वो arrogant है। Arrogant is the adjective. Arrogant का मतलब है दम्भी, घमंडी। तो timid मतलब timidity, आपको इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली नाउन का नाउन ही हम लोग ढूंढेंगे। तो एरोगेंस तो होगा नहीं क्योंकि दम्भी घमंडी है। स्किलफुलनेस, चतुराईपना या कुशलता, तो स्किलफुलनेस भी नहीं होगा। कनिंग माने चतुराई या कुशलता, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन होता है बोल्डनेस, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज बोल्डनेस। ओके, सो क्वेश्चंस आर इजी। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अरेंजमेंट्स वर मेड टू हैंडल द मैमथ। अरेंजमेंट्स वर मेड टू हैंडल द मैमथ। मैमथ का मीनिंग क्या है? आप थोड़ा सा सोचिए। MAMMOTH, मैमथ। दिस इज द वर्ड। अरेंजमेंट्स वर मेड टू हैंडल द मैमथ। Arrangements were made to handle the mammoth. MAMMOTH. Arrangements were made to handle the mammoth. मैमथ का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है ह्यूज,
कोलोसल, इनॉर्मस, जो बहुत ही बड़ा हो, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैमथ. तो उसके अकॉर्डिंग इट्स सिनोनिम्स विल बी ह्यूज, इनॉर्मस बहुत ही विशालकाय, कोलोसल, राइट, इन हिंदी वी कैन कॉल इट विशालकाय. कम ऑन से मैमथ. तो मैमथ के जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो गिवन ऑप्शंस में से मैं आपको बता देता हूं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए दिया हुआ है सिग्निफिकेंट. ऑप्शन बी दिया हुआ है सिग्निफिकेंट के बाद स्मॉल. एंड ऑप्शन सी है अनरूली. एंड ऑप्शन डी है नॉइसी. सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. अनरूली जो नियम कानून से ना हो. नॉइजी माने शोर शराबा. स्मॉल इज गोना बी द राइट आंसर, क्योंकि मैमथ का मतलब है विशाल का है, ह्यूज, तो इसका ऑपोजिट यही हो जाएगा स्मॉल, राइट. आप इसे डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करके याद कर सकते हैं. अगर आपको मैमथ वर्ड पहले से नहीं याद है इसका मीनिंग, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. मैमथ प्रोनाउंस करिए, मैमथ. तो मैमथ को प्रोनाउंस करने से आपको कोई ना कोई आसान वर्ड जरूर मिल रहा होगा. जैसे मैमथ मातृत्व, you can say the definition of matratva is mammoth, means it's very huge, it cannot be spoken in single word. तो जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक आपको जरूर मिलती है. जैसे मैमथ मातृत्व को डिफाइन करना एक बहुत ही विशालकाय सब्जेक्ट है, ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है मैमथ, राइट. अगला यहां पे सेंटेंस दिया हुआ है ही वॉज एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क. ही वॉज एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क. ये एक अच्छी बात है कि वर्ड ऑलरेडी बोल्ड में दिया हुआ है, कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली वर्ड कौन सा है. और सेंटेंस के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया होगा, it is gonna be very beneficial for you, because reading a sentence can give you a common sense, and reading a sentence can make you understand that how it is practically used. So if it is practically used, you are already doing exercise to guess the meaning in a given sentence, so definitely you are going to get the right answer. He was engrossed in his work when I walked in. When I walked in, जब मैं अंदर आया. He was engrossed in his work when I walked in. वो अपने काम में लगा हुआ था जब मैं अंदर आया. तो यहाँ पे engrossed वर्ड का मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है. engrossed का मतलब है completely dedicated, लगा हुआ. तो आपके जो गिवन ऑप्शंस हैं वो मैं लिख देता हूँ. Your given options are, पहला ऑप्शन दिया हुआ है occupied. दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है inattentive. और इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है inattentive के बाद engaged and absent. Now you see, he was engrossed in his work when I walked in. वो अपने काम में लगा हुआ था जब मैं अंदर आया. तो ऑक्यूपाई तो इसका सिनोनिम हो गया. इसका ये ऑक्यूपाइड एडजेक्टिव है. कहाँ से बना है? V3 से बना है. V3 इज इक्वल टू एडजेक्टिव होता है. और वैसे ऑक्यूपाई माने उस चीज को पूरा करना, ये वर्ब है, राइट. ऑक्यूपाई मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई किया गया है, ऐसे. इनअटेंटिव मतलब जिसका ध्यान उस पर ना हो. इंगेज तो सिनोनिम ही है, और एब्सेंट मतलब एब्सेंट. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव. मजा आ रहा होगा आपको ये एक्सरसाइज करने में, क्योंकि वर्ड्स बहुत ही आसान दिए गए हैं. और केवल यहाँ पे गलती के चांसेस तब बन जाते हैं
जब आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्बन और अर्बन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, these are the main points of the preceding paragraph. These are the main points of the preceding paragraph. These are the main points of preceding paragraph. Now, preceding word is to be found out, its antonym is to be found out, and your given options are, first option is given, that is following, and option B is given, that is previous, option C is first, and option D is last. Now you see, presiding, that's a verb, and don't get confused with that proceed. Proceed is a verb that means आगे बढ़ना, जैसे आपने कहा let's proceed, और proceed में अगर मैं s लगा दूं तो वो noun बन जाता है, that becomes proceeds, important documents, दस्तावेज। तो presiding का जो actual meaning है वो है previous, मतलब prior, तो इसका जो मीनिंग है वो है प्रीवियस, प्रायर, पूर्व में होने वाला, दैट इज प्रीसीड, दैट कम्स बिफोर इन ऑर्डर, पोजीशन, प्रीवियस, प्रायर। तो उसका ऑपोजिट, हमें आगे का ऑपोजिट निकालना है, सो इट्स गोना बी फॉलोइंग। फॉलोइंग माने आगे आने वाला, दैट इज राइट, दिस इज द आंसर। सो आपके लिए बहुत ही आसान है, प्रीवियस मीन्स प्रायर, पूर्व में आने वाला, फॉलोइंग माने आगे आने वाला। इसके एग्जाम्पल्स आपने किए भी होंगे, these following reasons are responsible for this cause। अगला करते हैं इसमें सेंटेंस। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, he made a shrewd guess, उसने एक shrewd guess मारा। गेस भी कई तरीके के होते हैं, गेस का एक सिनोनिम है कंजेक्चर। क्या सिनोनिम है? कंजेक्चर। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, CONJECTURE, कंजेक्चर। इट इज अ सिनोनिम ऑफ गेस। He made a shrewd, SHREWD, he made a shrewd guess। नाउ श्रीव्ड के जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं, क्लेवर, ऑप्शन बी इज वाइल्ड, एंड ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज डिस्क्रिमिनेटिंग। सो ही मेड अ श्रीव्ड गेस, उसने एक श्रीव्ड गेस मारा। श्रीव्ड गेस को हम बता सकते हैं कि श्रीव्ड का मतलब है क्लेवर, राइट। तो हियर श्रीव्ड मीन्स शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट, शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट, showing sharp powers of judgment, that is shrewd। and then there is a word, इसके बाद word है shrewd की मीनिंग और भी हो सकते हैं, जैसे shrewd मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्यूट हो, राइट, एड्रॉइड हो, जो निर्णय लेने की क्षमता जिसमें अच्छी हो, दैट इज व्हाट द shrewd, जो प्रॉपर जजमेंट ले पाए, ठीक है। तो क्लेवर माने चालाक होता है, वाइल्ड मतलब जंगली, इनकरेक्ट मतलब गलत, डिस्क्रिमिनेटिंग माने भेद करने वाला। तो ही मेड ए श्रीव्ड गेस, उसने बहुत ही अच्छा गेस मारा। तो अच्छा, तो ये सिनोनिम ही हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा वाइल्ड।
वाइल्ड का मतलब है दैट हैज नो जंगली टाइप, मतलब दैट हैज नो लिमिट ऑफ मेकिंग अ गेस, राइट, दैट विल बिकम वाइल्ड, ही मेड अ वाइल्ड गेस। अगला क्वेश्चन है, he is suffering from a severe cough. Question number 8, he is suffering from a severe cough. तो सीवियर का मीनिंग आपको पता होगा, सीवियर का मतलब टफ, कठिन, राइट, सीवियर। सो योर गिवन ऑप्शंस आर वायलेंट, mild, bad, and last one is continuous. तो सीवियर जहां पर इसका मीनिंग है सख्त, जहां पर इसका मीनिंग है बहुत ही कठिन, तो वायलेंट तो मतलब आप जानते होंगे, वायलेंट का मतलब है जो हिंसक हो, ठीक है, जो वायलेंस पे बिलीव करे, लड़ाई करने लग जाए छोटी छोटी बातों पे, दैट इज वायलेंट। माइल्ड का मतलब है हल्का, राइट, और बैड मतलब बुरा, कंटिन्यूस लगातार। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज गोना बी द करेक्ट आंसर इन दिस, क्योंकि सीवियर मीन्स वेरी ग्रेट, इंटेंस, ग्रेव, क्रिटिकल, dire, drastic, therefore the mild is the right option. अगला सेंटेंस मैं आपको देने जा रहा हूं। अगला सेंटेंस है क्यूमुलेटिवली। क्यूमुलेटिवली, जरा स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें। क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिवली the effect of these drugs is quite bad. The effect of these drugs is quite bad. Cumulatively मतलब कलेक्टिवली, मतलब सारी चीजों को समझते हुए, सारी चीजों को सम अप करते हुए, जैसे कहते हैं ना आखिरकार यही हुआ। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है एज अ होल, टेकन एज अ होल। इसका मीनिंग क्या है? टेकन एज अ होल। क्यूमुलेटिव मीन्स टेकन एज अ होल इन कॉम्बिनेशन, और ये कैसे उस चीज को पूरा कंबाइन करके लाना, इन कॉम्बिनेशन, taken as a whole in combination, right? So इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली का मतलब है सिंगल व्यक्ति। ऑप्शन बी इज ऑब्वियसली, माने स्पष्टता, obviously, 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 and here option C is clearly, and option D is collectively. अब यहां पे समझने की बात है कि क्यूमुलेटिवली, मैंने पहले इसका मीनिंग बताया कि टेकन एज अ होल या इन कॉम्बिनेशन, तो कलेक्टिवली तो इसका सिनोनिम हो गया, लाइक क्लियरली और ऑब्वियसली दोनों एक ही मीनिंग है। इसका मतलब है स्पष्टता, तो ये तो इनसे रिलेवेंट ही नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इंडिविजुअली इज द राइट ऑप्शन। इंडिविजुअली का मतलब है कि एज अ होल न लेकर के, एज अ कंप्लीट न लेकर के, इंडिविजुअल लेवल पे लेना, तो यहाँ पे सही आंसर इंडिविजुअली हो जाएगा। इंडिविजुअली का मतलब है सिंगल। Now I have the next word that is important word and it can be re-asked in the examinations. There is a probability. So listen the sentence now. He was conspicuous because of his colorful shirt. Conspicuous. He was conspicuous because of his colorful shirt. Conspicuous की spelling conspicuous, conspicuous. So it is he was conspicuous. He was conspicuous.
Conspicuous. He was conspicuous because of his colorful shirt. Because of his colorful shirt. Conspicuous. आपके ऑप्शंस हैं charming. Option B is charming means attractive, ugly, बदसूरत. Conspicuous का मीनिंग अगर आपको पता है तो आपके लिए आसान है इसका मीनिंग निकालना, इसका एंटोनिम निकालना. Option C is small and option D is unnoticeable. Unnoticeable. तो conspicuous का मतलब है अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन. कॉन्स्पिक्यूअस का जो मीनिंग है इसका मतलब है अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन, जो आपके ध्यान को खींचे. एक वर्ड इसमें और आता है साइनोश्योर. साइनोश्योर का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट करे. तो अब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया. ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट. वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही साइनोश्योर लग रहा था, चार्मिंग लग रहा था, लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि उसने शर्ट कैसी पहनी हुई थी, कलरफुल. तो चार्मिंग तो कॉन्स्पिक्यूअस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये तो एक तरीके से इसका सिनोनिम ही हो गया, राइट. अगली, बदसूरत, स्मॉल, अननोटिसेबल. अननोटिसेबल माने जिसे नोटिस ना किया जा सके. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है नोटिसेबल, जिसे नोटिस किया जा सकता है बिकॉज ऑफ चार्म. एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अननोटिसेबल, जिसे नोटिस ना किया जा सके. तो यही सही आंसर हो जाएगा. अगला है ही हेट्स दीज कंटिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद हिज फ्रेंड. कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स लगातार. कंटिन्यूअल का मतलब भी लगातार है. दोनों ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, बल्कि एक ही वर्ड से बने हैं. इसका ओरिजिनल वर्ड है कंटिन्यू. कंटिन्यू वर्ब है, कंटिन्यूएशन नाउन है, कंटिन्यूअस एडजेक्टिव है, राइट. एंड कंटिन्यूअल भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लगातार. तो गिवन सेंटेंसेस, he hates these continual arguments with his friends. He hates these continual, N-U-A-L, continual arguments with his friend. He hates these continual arguments with his friend. So given options are, option A is continual का option है repeated. Option B is occasional. Occasional. And C is regular. Irrational. So regular will be the synonym, repeated will also be the synonym क्योंकि continual है, बार बार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है. Occasional का मतलब है कभी कभार होना. तो continual जो चीज लगातार हो और occasional माने कभी कभी हो, तो यही इसका opposite हो जाएगा. Continuous means constant, continuous, endless, unending, and therefore occasional will be the right answer. Occasional का मतलब है कभी कभी. आपने sentences भी सुने होंगे. He occasionally goes to gym. He doesn't go to gym regularly. He doesn't have continual exercises. He has exercises in breaks. तो इस तरह से इसमें सही आंसर हुआ. तो ये प्रीवियस ईयर का 2016 पेपर, जो फर्स्ट पेपर था, वो कंप्लीट हुआ. अब मैं सेकंड पेपर लेने जा रहा हूँ. That is of 2015 first paper, right? आपको ये पेपर्स करने में आइडिया लग रहा होगा. और यूपीएससी की जो एग्जाम सेटिंग है उसे भी ध्यान दीजिए कि
how deeply they think. They know that person is confused in these words. So confusion, अब आपको क्या करना है, उन्हें ध्यान है कि कैंडिडेट किन किन जगहों में कंफ्यूज हो सकता है, वो इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं. आपको ये ध्यान देना है कि हमें कंफ्यूजन को हटाना है, हमें और क्लियर अप्रोच अपनी बनानी है. तो if you understand the motive, the method of making exam and you are working against that, of course that will make you successful. So अभी हम लोग 2015 का सेकेंड पेपर करने जा रहे हैं. 2015 and this is your second paper. एंटोनिम का ये नहीं चेंज हुआ है. तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज he concealed his thoughts very cleverly. He concealed his thoughts very cleverly. उसने बहुत ही चालाकी से अपने विचारों को दबा दिया, छुपा लिया. कंसील्ड, कंसील्ड वर्ब है जिसका मतलब है छिपाना. अब छिपाने से आपको तुरंत इसका एंटोनिम पता चल गया. छिपाने का उल्टा है रिवील करना, किसी चीज को बता देना. तो आपके गिवन ऑप्शंस हैं. पहला एम्फेसाइज्ड, EMPHASIZED. एम्फेसाइज्ड वर्ड एम्फेसाइज से बना है और एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना और एम्फेसाइज्ड का मतलब है जोर दिया हुआ. तो दिस इज एम्फेसाइज्ड एंड ऑप्शन बी इज गिवन. दैट इज एम्फेसाइज्ड के बाद एक्सप्रेस्ड. एंड ऑप्शन सी इज अफर्म्ड. And option D is revealed. आपको आंसर मिल गया होगा. मैंने सेंटेंस पढ़ते ही बोल दिया था. कंसील मतलब छिपाना, तो उसका उल्टा है दिखाना, यानी कि रिवील, रिवील हो जाएगा. और एम्फेसाइज मतलब जोर देना, एक्सप्रेस मतलब बयां करना, अफर्म मतलब किसी चीज को कंफर्म तरीके से बताना. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट गाइज, यू मस्ट बी एंजॉइंग. अगला क्वेश्चन है द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड. द प्रपोजल वॉज denounced. The proposal was denounced by one and all. Denounce का मतलब है किसी चीज को मना कर देना, उसे गलत ठहरा देना. ठीक है. So denounce means publicly declare to be wrong. Publicly declare to be wrong. उसे पब्लिकली डिक्लेयर करना, गलत साबित करना. और रॉन्ग और इविल. कंडेम माने निंदा करना. क्रिटिसाइज आलोचना करना. The proposal was denounced by one and all. तो denounced का मतलब है किसी इसकी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. अब आपके जो गिवन ऑप्शंस हैं उन पे ध्यान दीजिए. सेंश्योर भी इसका मीनिंग होता है टू कंडेम एज रॉन्ग. टू कंडेम एज रॉन्ग, किसी चीज को गलत ठहराना. To condemn as wrong. So the proposal was denounced.
गलत साबित हो गया बाय वन एंड ऑल. सो द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड. आपके गिवन ऑप्शंस हैं renounced. Do you know the meaning of renounced? Renounce का मतलब है त्याग देना. Renounce. Like that person renounced that throne. उसने अपनी गद्दी को त्याग दिया. Renounce. Sorry, renounce मतलब renunciation. Right. अगला है recommended. रिकमेंडेड का मतलब है जो चीज आपको रिकमेंड की जाए, सजेस्टेड, सिफारिश जिसकी की गई हो, रिकमेंडेड. एंड ऑप्शन सी इज अनाउंस्ड. एंड ऑप्शन डी इज कमेंडेड, जिसकी तारीफ की गई हो. कमेंड वर्ब है जिसका मतलब है तारीफ करना. और कमेंट ही बना है कमेंडेबल. ये एडजेक्टिव है. कमेंडेड एडजेक्टिव, कमेंडेबल माने जिसकी तारीफ की जा सके. सो द प्रपोजल वाज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल. उसकी निंदा की गई, आलोचना की गई. कमेंडेबल माने उस पे उसकी तारीफ की गई. राइट. सो दैट विल बिकम कमेंडेड. सो डिनाउंस मीन्स पब्लिकली डिक्लेयर, और कमेंट का मतलब है उसे कॉम्प्लीमेंट करना और कंग्रेचुलेट करना. सो ऑप्शन डी इज द राइट वन. कमेंट, तारीफ करना. और वैसे भी निंदा करना, किसी चीज़ को गलत ठहराना, यानी कि किसी चीज़ की तारीफ करना, उसे उचित ठहराना. जैसे आपको किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, सो आप कहते हैं कमेंडेबल परफॉर्मेंस, इट वॉज रियली अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस. रिकमेंड का मतलब है किसी चीज़ को सजेस्ट करना. जैसे यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, मतलब यू हैव ऑलरेडी बीन selected, your recommendation has already been done, that is recommend. Right. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. Now I'm going to take the next word, and before I write, you listen and guess what can be its meaning. So the next is, she was skeptical about the safety of the new drug. She was skeptical. 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 क्या आ रहा है? skeptical. 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 So it is she was skeptical. skeptical. She was skeptical about the safety of new drug. So your options are, first option is doubtful, option B is certain, निश्चित, and option C is hopeful, and option D is sanguine. She was skeptical about the safety of new drug. So skeptical means not easily convinced, having doubts. Skeptical का मतलब है doubtful, being doubtful.
नॉट सर्टेन। तो वो जो नया ड्रग आया है उसकी सेफ्टी को लेकर कि वो थोड़ा सा स्केप्टिकल थी। स्केप्टिकल का मतलब है डाउटफुल थी। तो स्केप्टिकल वर्ड को आप ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आप सर्टेन में लगा सकते हैं। और सर्टेन का मतलब है निश्चित, स्केप्टिकल, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सर्टेन। अगला मैं आपको सेंटेंस देने जा रहा हूं। द आंसर्स टू द क्वेश्चन वर कोहेरेंट। The answers to the question were coherent. C-O-H C-O-H-E-R-E-N-T, coherent. C-O-H-E-R-E-N-T, coherent. Option A is relaxed, loose, consistent, and option D is disconnected. So the answers to the questions were कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का जो मीनिंग है उसका मतलब है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। इट्स मीनिंग इज लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। जो तर्क संगत हो, जो लॉजिकल हो और जिनमें एक रेगुलरिटी हो, कंसिस्टेंट हो, लॉजिकल हो। अब आपके जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, मतलब जो कि उससे लिंक्ड ही ना हो, जो डिस्कनेक्टेड हो, वो हो जाएंगे अदर आइडियाज, राइट। तो कोहेरेंट का ऑपोजिट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंट तो एक तरीके से इसका सिनोनिम ही हो गया, और रिलैक्स्ड और लूज तो होगा नहीं, तो ये है। सो ऑपोजिट ऑफ कोहेरेंट। कोहेरेंट वर्ड आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, कोहेरेंट वर्ड। तो कोहेरेंट को आप कोहरा से भी रिलेट कर सकते हैं कि कोहरे में गाड़ी जब चलाते हैं तो बहुत ही लॉजिकल हो गए, बहुत ही कंसिस्टेंट हो गए काम को करना होता है। आप बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं हो सकते, अदरवाइज आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं। सो कोहरे से आप लिंक करके इसे याद कर सकते हैं, कोहेरेंट। और स्केप्टिकल वर्ड को याद करने के लिए स्किप वर्ड ले लीजिए। When a person is skeptical, when a person is doubtful, he tries to skip the doses of that medicine. कितना अच्छा कीवर्ड आपको मिल गया। When a person is skeptical, when a person is skeptical, he tries to skip the doses, वो doses को skip मार देता है when a person is skeptical. Anyways, I'm going to give you next word now, and the next word is it was an. It was an altruistic, altruistic, altruistic motive that prompted him to help her. Altruistic का मतलब होता है generous, kind hearted. इसको याद करने के लिए आप इसके प्रोनाउंसिएशन का सहारा लें। ऑल्ट्रुइस्टिक। तो ऑल्ट्रुइस्टिक को प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ऑल ट्रस्ट से जोड़ दीजिए। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब है उदारवादी, जेनरस,
और ऑल्ट्रिस्टिक बोलने से ऑल ट्रस्ट वर्ड आ रहा है, जिस पर सभी ट्रस्ट करते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए कि अ पर्सन ऑन whom everybody trust, all trust, that person is altruistic, अनसेल्फिश, सेल्फलेस, जिसके अंदर कोई सेल्फिश ना हो। सो इसके जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं ऑल्ट्रुइस्टिक के। सेल्फिश, ऑप्शन बी इज इनह्यूमन, ऑप्शन सी इज ब्रूटल, एंड ऑप्शन डी इज विकेड, दुष्ट। तो सही ऑप्शन ऑल्ट्रुइस्टिक माने जो जनरस हो, उदारवादी हो। इसका उल्टा जो स्वयं से ही कनेक्टेड रहे, दूसरों पर ध्यान ना दे, दैट इज सेल्फिश, राइट। इनह्यूमन तो मतलब अमानवीय हो जाएगा। अमानवीय की बात नहीं की जा रही, और मतलब जो उदारवादी नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो मानव नहीं है। दुष्ट तो आप जानते ही हैं, ब्रूटल मतलब बहुत ही ज़्यादा तथाकथित। ऑलराइट, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 2015 का फर्स्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पेपर। 2015 में आपने गौर किया कि 5 वर्ड्स ही आए थे, और अदर ईयर्स में आपने गौर किया होगा कि आपको 10 वर्ड्स मिले हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता रहता है। तो 2015 का अब हम फर्स्ट पेपर करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, जॉन इज ऑलवेज shabbily dressed. John is always shabbily. SHABBILY, shabbily dressed. जॉन हमेशा shabbily dressed up रहता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, decently, beautifully, extravagantly, and scantily. Shabbily means in a way that shows signs of age, wear or lack of care. मतलब जो केयरलेस रहे, बहुत ज़्यादा ध्यान न दे, राइट। लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ केयर, शैबली, राइट। एंड गिवन ऑप्शंस में आपका जो सही ऑप्शन है डिसेंटली हो जाएगा। डिसेंटली का मतलब है अच्छे तरह से, क्योंकि डिसेंट का मतलब है अच्छा, तो डिसेंटली का मतलब अच्छी तरह से, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डिसेंटली। अगला है द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक। द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक is urbane in his manners. Is urbane in his manners. Urbane वर्ड ऑलरेडी अभी एग्जाम में, पिछले वाले एग्जाम में आया था। आप देख सकते हैं इस तरह से वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो अर्बन, अर्बन आपको याद होगा, मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि अर्बन मतलब शहरी, तो लोग गलती से रूरल लगा देते हैं। तो अर्बन का मतलब है जो सुशील हो, जिसका बातचीत का जो तरीका है वो बहुत ही कर्टियस हो, मैनर्ड हो। द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक इज अर्बन इन हिज मैनर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुशील, विनम्र, ऐसा है अर्बन। तो पहला ऑप्शन है सिविलाइज्ड,
and second option is slow. Third option is rude, and fourth option is foolish. तो अरबीन का मतलब है सुशील, सभ्य, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रूड, जो असभ्य हो। सो आपने फटाफट इसका आंसर निकाल लिया। अगला, इट इज नेसेसरी टू डेवलप थ्रिफ्टी हैबिट्स टू बी एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। थ्रिफ्टी क्या मीनिंग होगा थ्रिफ्टी का? I repeat the sentence. It is necessary to develop thrifty habits it is necessary to develop thrifty habits it is necessary to develop thrifty habits to be able to lead a comfortable life। अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो आप थ्रिफ्टी हैबिट्स को डेवलप करें। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। थ्रिफ्टी मीन्स यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली, नॉट वेस्टफुली। अंडरस्टैंड? इट्स मीनिंग इज यूजिंग मनी और रिसोर्सेज केयरफुली, नॉट वेस्टफुली। ये इंपॉर्टेंट है। उसे वेस्टफुली ना यूज करके केयरफुली यूज करना, उसे मिसयूज करना। तो गिवन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन एक्सपेंसिव, दूसरा ऑप्शन एक्स्ट्रावेजेंट, एंड तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिकल, and last option is good। तो एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेजेंट, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है जो बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करे, ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एक्स्ट्रावेजेंट। और एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा, इकोनॉमिकल का मतलब है जो बहुत ही इकोनॉमिकल हो। अगला सेंटेंस है, मैनी पीपल सफर बिकॉज ऑफ प्राइड। बहुत से लोग झेलते हैं, सफर करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्राइड रहता है। मीन्स प्लेजर, जॉय, डिलाइट, राइट, डिराइव फ्रॉम द अचीवमेंट्स। अब आपके ऑप्शंस हैं लोलीनेस, सबमिशन, ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ह्यूमिलिटी माने बेइज्जती। एक तरफ प्राइड है, दूसरी तरफ ह्यूमिलिटी है। So this 2015 first paper is also completed. So students, you must have enjoyed the session and you would have upgraded your knowledge level. Here you found different questions of the previous years. So you must have got confident that how questions are framed in the examination and what is the chance of the repetition of the questions and how confusion takes place while answering these questions. So I'll be available with the next exercise of previous year's papers. Stay tuned, keep learning and enjoy yourself. Good luck.